अरे रामू, ये क्या तमाशा है? सुबह से शाम हो गई और तुझसे खेत की जुताई नहीं हुई। कामचोर कहीं का। मालिक, खेत की मिट्टी काफी सख्त है। बैल भी बार बार रुक जा रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं मालिक। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। कल शाम तक मुझे यह पूरा खेत तैयार चाहिए, वरना तेरी मजदूरी नहीं दूंगा। मालिक, कल तक कैसे होगा? थोड़ा तो रहम करिए। बस बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल सूरज निकलने से पहले आ जाना और शाम तक पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए। इतना कहकर वो जमींदार वहां से चला जाता है। तभी राजू ने देखा कि उसका बेटा मोहन उसके लिए खाना लेकर आया था और थोड़ी दूरी पर खड़ा सब सुन रहा था। अरे बेटा मोहन, क्या हुआ? वहां क्यों खड़ा है? यहाँ आ। पिता के बुलाते ही मोहन अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है, वही लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ मोहन बेटा, तू खाना लेकर आ गया। मुझे बहुत भूख लगी थी। ला दे मुझे खाना। फिर राजू और उसका बेटा मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, वो जमींदार आपको डांट रहा था। मुझे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब अगर जमीन ही सख्त है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? जाने दे बेटा, वो हमारे मालिक हैं और हम उनके नौकर। इसलिए नौकर को कभी भी मालिक की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तू यह सब मत सोच और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में यह बात बैठ गई। खाना खाकर राजू ने मोहन को टिफिन देते हुए कहा, ले बेटा, अब तू घर जा, लेकिन हाँ, संभल के जाना। मोहन वहां से टिफिन लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अभी भी उस जमींदार की बातें गूंज रही थीं। आज उस जमींदार ने जिस तरह पिताजी को डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हे भगवान, काश अगर मैं बड़ा आदमी होता तो मेरे पिताजी ऐसे दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या मेरे पिताजी पूरी जिंदगी बस यही करेंगे? क्या मैं कभी उन्हें महंगी कार में नहीं बैठा पाऊंगा? क्या मेरी माँ हमेशा हमें सूखी रोटी और प्याज परोसती रहेगी? मोहन के मन में यही सवाल बार बार उमड़ रहे थे। मोहन अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। यह सब सोचते हुए मोहन अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी माँ घर में बैठी थी। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा? तू क्यों परेशान है? मैंने देखा कि आज वो जमींदार फिर से पिताजी को डांट रहा था। मैं सोच रहा हूँ, कब तक हमें ऐसे जीना पड़ेगा? क्या हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? बेटा मोहन, हिम्मत मत हार। तेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और तू तो पढ़ने में भी तेज और समझदार है। देखना, एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन माँ, सिर्फ पढ़ाई से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम कभी किसी की गुलामी ना करें। मैं आपको और पिताजी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। वाह रे मोहन, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना समझदार हो गया है। लेकिन अभी तू सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। देखते देखते इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। मोहन हमेशा यही सोचता रहता कि वो क्या करे जिससे वो बहुत अमीर बन जाए। एक दिन मोहन उदास होकर बैठा था। तभी एक बड़ी सी कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से मिस्टर सिंघानिया, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वह बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे नहीं, इस कार का फ्यूल भी अभी खत्म होना था। लगता है आज की मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। तभी उन्हें परेशान देखकर मोहन उनके पास गया और बोला, क्या हुआ सर? आपको कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा, सुनो, क्या यहाँ कोई पेट्रोल पंप है? मेरी कार का फ्यूल खत्म हो गया है। अरे सर, ये तो गांव है, यहाँ भला पेट्रोल पंप कहाँ होगा? लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप बस यहीं रुकिए। राजू इतना कहकर वहां से भाग जाता है और कुछ देर बाद एक गैलन में तेल भरकर लाता है, जिसे देखकर मिस्टर सिंघानिया बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। फिर मिस्टर सिंघानिया ने कुछ पैसे निकालकर मोहन की तरफ बढ़ाए और बोले, ये लो बेटा, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा, रख लो, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। नहीं सर, मैं पैसे नहीं ले सकता। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है? सर,
ये इतनी महंगी कार आपने कैसे ली? मेरा भी सपना है कि एक दिन अपने माँ बाप को ऐसी कार में घुमाऊं, और मैं उनके सारे सपने पूरे करना चाहता हूं। मोहन के शब्द सिंपल थे, पर उनमें सच्चाई और जज्बा भरा हुआ था। मिस्टर सिंघानिया कुछ पल के लिए चुप हो गए। बेटा, मैंने यह सब सिर्फ नौकरी से नहीं कमाया। मैंने ट्रेडिंग सीखी, शेयर बाजार को समझा, रिस्क लिया और मेहनत और डिसिप्लिन के साथ ये कार ली है। सर, ये शेयर मार्केट क्या होता है? बेटा, शेयर मार्केट वो जगह है जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हैं और सही समझ के साथ निवेश करके पैसा कमाते हैं। सर, क्या आप मुझे भी शेयर मार्केट के बारे में सिखा सकते हो? ठीक है बेटा, अगर तुम शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम कल से मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें धीरे धीरे ट्रेडिंग और शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान दे दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपनी कार में फ्यूल डाला और वहां से चले गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। अब लगता है जैसे मैं अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरे कर सकूंगा। फिर मोहन भी अपने घर लौट गया। उसी शाम जब मोहन घर पर बैठा था, तभी उसके पिता वहां आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा मोहन, कल सुबह तू मेरे साथ खेत चलना। कल थोड़ा काम ज्यादा है। तू साथ होगा तो काम जल्दी निपट जाएगा। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए। मैं आपके साथ चलकर आपका काम संभाल लूंगा। जब दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे, तभी सरला वहां आ जाती है। अगर अब आप दोनों पिता पुत्र की बातें हो गई हों तो चलिए, खाना बन गया है। ठीक है भाग्यवान, चलो तुम खाना निकालो, हम दोनों भी आते हैं। फिर तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में मिस्टर सिंघानिया की बातें ही चल रही थीं। तभी उसे याद आया कि आज तो मिस्टर सिंघानिया ने उसे अपने घर बुलाया है। अरे हाँ, आज तो मुझे सिंघानिया सर के घर जाना है। मोहन यह सोच ही रहा था, तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तू क्या सोच रहा है? पिताजी, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है। क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है बेटा मोहन, लेकिन संभाल के जाना और संभाल के आना। ठीक है पिताजी, आप फिक्र ना करें। मैं संभाल कर जाऊंगा और संभाल कर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन मिस्टर सिंघानिया के पास चल पड़ा। मिस्टर सिंघानिया का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। मोहन जब उनके घर पहुंचा, तब मिस्टर सिंघानिया वहीं बैठे थे। तभी उन्होंने मोहन को देखा। आओ मोहन बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुम टाइम के पंक्चुअल हो। मैं तुमसे खुश हुआ। हाँ सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि सफल होने के 3 रूल क्या हैं और उनसे आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, और क्या हैं वो 3 रूल? वो 3 रूल हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। इसमें डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना और खुद पर कंट्रोल रखना, चाहे मन हो या ना हो। उस काम को लगातार करते रहना, यही है डिसिप्लिन। वाह मोहन, तुम तो बहुत होशियार हो। और बाकी के 2 रूल क्या हैं? सर, अब दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा काम करके लगातार काम करना। ऐसा नहीं कि हम एक दिन बहुत काम कर लें और दूसरे दिन काम ही ना करें। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती। और तीसरा रूल? सर, तीसरा रूल है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम पर पहुंचना या टाइम पर काम करना। अगर हम ये तीनों रूल फॉलो करके अपना काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। मिस्टर सिंघानिया मोहन के इन बातों से बहुत खुश हुए। वो समझ गए कि उन्होंने मोहन के बारे में जैसा सोचा था, वो वैसा ही है। मेरे साथ चलो मोहन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मोहन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक कमरे में पहुंच गए, जहां एक बड़ा सा कंप्यूटर था और उसमें लाल हरी मोमबत्तियां ऊपर नीचे हो रही थीं। मोहन यह सब देख हैरान था। देखो बेटा मोहन, ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप और इसमें जो लाल हरी मोमबत्तियां हैं, इसे ग्राफ बोलते हैं। जब ये ग्राफ ऊपर जाता है तब हमें प्रॉफिट यानी कि फायदा होता है, और जब ये ग्राफ नीचे आता है तो हमें लॉस यानी कि नुकसान होता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा मोहन, सब एक दिन में ही सब कुछ नहीं सीख लेते। लोगों को सीखने और समझने में समय लगता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं बस तुम्हें इन सब का परिचय कराना चाहता था, जो कि तुमने कर लिया है। अब बाकी चीजें
जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेलर और बायर क्या होते हैं, ये सब मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। फिर मोहन मिस्टर सिंघानिया के घर से अपने घर लौट जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी शेयर मार्केट की बातें चल रही थीं। रात को भी मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी शेयर मार्केट की बातें सोच रहा था। हे भगवान, जल्दी से सुबह हो जाए और मैं मिस्टर सिंघानिया सर से शेयर मार्केट के बारे में सीख सकूं, ताकि मैं भी अपने माँ बाप को बड़ी कारों में घुमा सकूं। अगले दिन मोहन फिर से मिस्टर सिंघानिया के घर गया, जहां पर मिस्टर सिंघानिया उसे अपने क्लास में ले गए और बोले, मोहन बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में बताता हूं। शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना शेयर लोगों को बेचती हैं, और जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। सर, इसका मतलब जब कंपनी बढ़ेगी तो हमारा फायदा भी होगा। बिल्कुल। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उस कंपनी को फायदा भी होता है, और अगर कंपनी अच्छा काम ना करे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट किस्मत का खेल नहीं है, ये सोच, मेहनत और नॉलेज का खेल है। मोहन मिस्टर सिंघानिया की बातें ध्यान से सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसके लिए सपने लिख रहे हो। फिर मिस्टर सिंघानिया ने मोहन को शेयर मार्केट के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बेसिक बातें सिखाई। देखते देखते ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिस्टर सिंघानिया कभी उसे बायर और सेलर के बारे में बताते, तो कभी सिखाते कि इन्वेस्ट कैसे करे, कब रिस्क ले। सब कुछ धीरे धीरे सिखाया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब मोहन को शेयर मार्केट का ज्ञान हो गया था। एक दिन जब वो मिस्टर सिंघानिया के पास गया, तो मिस्टर सिंघानिया ने मोहन से बोला, मोहन, तुमने इतने दिन शेयर बाजार की स्टडी की है, अब समय है रियल पैसे लगाकर खेलने का। मैंने कल रात ही तुम्हारा डीमेट अकाउंट खोल दिया है और उसमें 2 लाख कैपिटल डाल दिया है। अब तुम इस 2 लाख से ज्यादा कैपिटल बनाकर दिखाओ। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जितना आपने सिखाया है उसे यूज करके मैं प्रॉफिट और कैपिटल को जरूर बढ़ाऊंगा। मोहन अपने घर चला गया और मिस्टर सिंघानिया के दिए हुए लैपटॉप में वो हमेशा की तरह शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने लगा। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। एमआरएफ टायर्स का दाम 10,000 से गिरकर 5,000 हो गया। मोहन यह देख हैरान था। उसने मिस्टर सिंघानिया की बातें याद की और बोला, सिंघानिया सर ने कहा था, जब चीज सस्ती हो और इसमें फ्यूचर हो तब रिस्क लेना है। मैं एक काम करता हूं, ज्यादा नहीं, बस 20 एमआरएफ टायर्स के शेयर खरीद लेता हूं। फिर मोहन ने एमआरएफ टायर्स कंपनी की पूरी रिसर्च की और फिर मोहन ने 5,000 के दाम से 20 एमआरएफ टायर्स के शेयर खरीद लिए। फिर मोहन सोने चला जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन एमआरएफ टायर्स के शेयर का दाम नहीं बढ़ा, जिससे मोहन परेशान हो गया। हे भगवान, लगता है मैंने अपने सारे कैपिटल बर्बाद कर दिए। मुझे सिंघानिया सर के पास जाना होगा। और इतना सोचकर मोहन मिस्टर सिंघानिया के पास चला गया। सर, एमआरएफ टायर्स के दाम 10,000 से 5,000 हो गए थे, तो मैंने 20 शेयर खरीद लिए, लेकिन अब तक उनके दाम नहीं बढ़े। लगता है मैंने सारे कैपिटल बर्बाद कर दिए। नहीं मोहन, तुम सब्र करो, ये शेयर मार्केट है। अगर तुमने सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और शेयर खरीदा है तो वह जरूर प्रॉफिट देगा। हाँ सर, मैंने सारी रिसर्च करने के बाद ही एमआरएफ टायर्स के शेयर खरीदे थे। अगर तुमने रिसर्च सही की है तो तुम चिंता मत करो। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो भी ठीक है। ऐसे ही देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन मोहन अपने घर पर बैठा था। तभी उसके लैपटॉप में एक मैसेज आया, जिसे देखकर मोहन दंग रह गया, क्योंकि एमआरएफ टायर्स शेयर का दाम बढ़ गया था। अब एक एमआरएफ टायर्स शेयर की कीमत लगभग 1 लाख रुपये हो चुकी थी। एक एमआरएफ टायर्स शेयर की कीमत 1 लाख रुपये, मतलब 20 शेयर के हुए 20 लाख। यह देख मोहन खुशी से नाचने लगा। तभी उसके माता पिता वहां आए और उससे पूछने लगे, अरे बेटा मोहन, क्या हुआ? तू नाच क्यों रहा है? अरे हाँ बेटा, तू नाच क्यों रहा है? कहीं तूने शादी के लिए लड़की तो नहीं पसंद कर ली? अरे माँ, तू भी ना। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि अब हम अमीर हो गए हैं
और पिताजी को उस दुष्ट जमींदार के खेतों में काम करने की अब कोई जरूरत नहीं। बेटा मोहन, तू क्या बोल रहा है? हम कुछ समझे नहीं। फिर मोहन ने अपनी माँ और पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मोहन के माता पिता के आंखों में आंसू आ गए। बेटा मोहन, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरा बेटा है। हाँ बेटा, तूने जो कहा था वो तूने कर दिखाया। भगवान करे तू ऐसी ही तरक्की करे। उसके बाद मोहन मिस्टर सिंघानिया के पास गया। फिर मोहन ने मिस्टर सिंघानिया को सारी बात बताई, जिसे सुन मिस्टर सिंघानिया बहुत खुश हुए और बोले, वाह मोहन, तूने अपने दिमाग से 20 लाख का प्रॉफिट कमाया है। सर, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कुछ ना कर पाता। और आज यह साबित हो गया कि अगर मार्गदर्शन करने वाला अच्छा और समझदार हो तो कामयाबी मिलने में देर नहीं लगती। अब मोहन ने भी एक बड़ा मकान खरीद लिया। अब उसके पास महंगी कारें भी थी और उसके माता पिता बहुत खुश थे। ये कहानी सतला गांव की है। इस गांव में रमेश नाम के एक बूढ़े चाचा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, इसीलिए वे खुद मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का खर्च संभालते थे। रमेश चाचा किशोरीलाल सेठ के सरकारी गोदाम में चावल की बोरियां उठाने का काम करते थे। एक सुबह रमेश चाचा अपने रोज के मजदूरी के काम पर निकल गए। जैसे ही वे गोदाम पहुँचे, रोज की तरह उस दिन भी गोदाम चावल की भारी बोरियों से भरा हुआ था और बिना किसी देरी के रमेश चाचा उन्हें उठाने में लग गए। पूरे दिन कड़ी मेहनत में लगे रहने के कारण समय का पता ही नहीं चलता। काम करते करते कब शाम हो जाती है यह उन्हें पता ही नहीं चलता और अंत में रमेश चाचा थके हारे घर लौट आते हैं। थके हारे चाचा हाथ मुंह धोकर आकर खाट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी चाचा की पत्नी बिमला उनके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा, तीखी चटपटी चटनी और मिर्च लाती है। जी देखिए, मैंने आपके पसंदीदा गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। अरे वाह बिमला, आज तुमने गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। और ये क्या, वह लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। फिर क्या था, रमेश चाचा दिन भर की थकान भूलकर फाफड़ा खाने लगते हैं। वाह, क्या स्वाद है। जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। बिमला, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है ये। अगली सुबह हो जाती है। रमेश चाचा फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। आज रमेश चाचा को अपनी पगार मिलने वाली थी। हाँ तो रमेश, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। रमेश चाचा पैसे हाथों में लेकर गिनने लगते हैं और उनके हिसाब से ये कम होते हैं। साहब जी, ये क्या, ये तो बहुत कम है। यह तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो ज्यादा काम भी किया है। साहब जी, कृपा करके पूरी तनख्वाह दीजिए। अरे ओ रमेश, जुबान मत लड़ाओ मुझसे। बड़े साहब के मना करने के बाद भी मैंने तुझे काम पर रखा है और तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कान खोलकर सुन, तुझे इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। अधिकारियों को पता चल गया है तेरे बारे में, इसलिए तू आज से यहाँ काम नहीं कर सकता, समझा? चल निकल अभी। साहब जी, आप यह क्या बोल रहे हैं? मुझे थोड़ी कम पगार भी चलेगी, पर ऐसे मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो हम बूढ़े पति पत्नी को संभाल सके। यह मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए साहब जी। अरे अब रोना धोना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना तेरे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे बिरजू, इस बूढ़े को निकाल यहाँ से अभी के अभी। मालिक, मुझे काम से मत निकालिए। मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा। कृपा करके काम से मत निकालिए। ए बूढ़े, निकल यहाँ से, बोला ना एक बार, चल निकल। वो आदमी रमेश को धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देता है। रमेश चाचा असहाय होकर अब घर की ओर चल पड़ते हैं। जी, आज आप जल्दी घर आ गए और आपका चेहरा इतना मायूस क्यों है? अरे अब क्या बताऊं बिमला तुम्हें, मुझे आज काम से निकाल दिया है। उस रात दुख के कारण रमेश चाचा और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन रमेश चाचा चिंतित हालत में सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी गर्मा गर्म फाफड़े बनाकर लाती है। रमेश चाचा फाफड़े खा रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। बिमला, क्यों ना मैं फाफड़े कारखाने के बाहर बेचूं? बहुत सारे लोग होते हैं वहां काम करने वाले। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर हम सिर्फ फाफड़े नहीं, इसे जलेबी के साथ बेचेंगे। मैंने सुना है कि शहर में जलेबी फाफड़ा बहुत बिकते हैं।
हमारा जलेबी और फाफड़ा भी जरूर लोग खरीदेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। लोग फाफड़े के साथ जलेबी खाना जरूर पसंद करेंगे। जी, पर हमारे पास तो ठेला नहीं है। बेचने के लिए ठेला तो लगेगा ना। बिमला, मुझे जो आधी पगार मिली है उसमें ठेला और जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान आ जाएगा। फिर क्या था, वो दोनों बाजार से एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद लेते हैं और अगले दिन से रमेश चाचा अपनी पत्नी के साथ कारखाने के बाहर एक जलेबी फाफड़े का ठेला लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म फाफड़े की खुशबू फैल गई थी। खुशबू से एक आदमी ठेले पर आता है। अरे वाह चाचा, इस फाफड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज से पहले इस गांव में एक साथ जलेबी फाफड़ा का ठेला नहीं लगाया किसी ने। एक प्लेट जलेबी फाफड़ा तो खिलाओ। रमेश चाचा उस आदमी को गर्मा गर्म एक प्लेट जलेबी फाफड़ा देते हैं। वो आदमी भी मजे से जलेबी फाफड़ा खाने लगता है। वाह चाचा, क्या स्वाद है तुम्हारे इस फाफड़े का, और साथ में ये स्वादिष्ट जलेबी। मजा आ गया। ऐसे ही देखते देखते अब कई सारे लोग ठेले पर आने लगते हैं। मजदूर, किसान और सामान्य लोग भी जलेबी फाफड़ा खाने आते हैं। देखते देखते उनका सारा सामान बिक जाता है और वो ठेला लेकर घर चले आते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे और चैन से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश चाचा फिर से जलेबी फाफड़ा बेचने लगते हैं और कल की तरह आज भी कई सारे लोग ठेले पर आए थे। उसी कारखाने के बाहर थोड़ी ही दूरी पर प्रेम नाम के आदमी का भी जलेबी का ठेला था। प्रेम बहुत मतलबी था और उसकी जलेबी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी। देख रहे हो प्रेम भाई, कल का आया हुआ यह बूढ़ा कैसे तुम्हारा धंधा बर्बाद कर रहा है। भीड़ देख रहे हो उसके ठेले पर। हाँ भाई, मुझे दिख रहा है सब। जल्द ही मुझे इस बूढ़े का ठिकाना लगाना होगा, वरना मेरा घर उजाड़ देगा ये। तुम बस कल का इंतजार करो और मजे देखो। उस रात प्रेम एक मेडिकल की दुकान पर जाता है। अरे सूरज भाई, तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए। हाँ प्रेम भाई, वो मुझे पता है। तुम्हें क्या चाहिए? वो स्वाद बढ़ाने वाली दवा तो है, पर इस बार दाम जरा ज्यादा देना होगा। क्या है ना कि आजकल पुलिस की चेकिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो उनसे बचकर दवाई लानी पड़ती है। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, खाली गारंटी का बोलो। अरे जगत भाई, 100% गारंटी है। इससे खाने से आदमी आपके ठेले के पास ऐसे खींचा आएगा जैसे कोई भौरा फूल को देखकर आता है। उस रात प्रेम वो केमिकल अपनी चाशनी में मिला देता है और फिर अगले दिन प्रेम अपना ठेला लगाता है। आओ भाई, आओ बहन, जलेबी खाओ। स्वादिष्ट जलेबी मात्र आधे दाम में। आधा दाम सुनकर सभी लोग रमेश चाचा के ठेले से हटकर प्रेम के ठेले के पास जाते हैं और जलेबी खाने लगते हैं। वाह भाई, क्या जलेबी है। वाह, मजा आ गया। उस जलेबी से अच्छा तो तुम्हारे पास की जलेबी है और दाम भी सस्ता है। अब आगे से यहीं आएंगे खाने के लिए। हाँ भाई, सबको मिलेगी स्वादिष्ट जलेबी आधे दाम में। ये लो। प्रेम सभी को जलेबी के साथ अपनी स्पेशल चाशनी भी एक्स्ट्रा देता है। वाह क्या जलेबी है, और चाशनी तो कमाल है। मजा आ गया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। उस दिन रमेश चाचा का एक भी प्लेट फाफड़ा जलेबी नहीं बिक पाता और वो दोनों निराश होकर घर आते हैं। क्या करें भाग्यवान, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई। पता नहीं अचानक सभी लोगों को उस जलेबी वाले के जलेबी इतने पसंद कैसे आने लगे और मात्र 10 रुपए में एक प्लेट जलेबी दे रहा है, मानो जैसे उसने कुछ जादू किया हो। अगले दिन भी उनके ठेले पर कोई नहीं आता। तभी एक गरीब आदमी प्रेम के ठेले पर आता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक प्लेट जलेबी और थोड़ी चाशनी दे दो। अरे इस भिखारी को यहाँ ठेले पर ज्यादा देर खड़ा रखा तो इज्जत चली जाएगी। इसे एक प्लेट जलेबी देकर यहाँ से भगा देता हूँ, वही अच्छा होगा। प्रेम उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी और थोड़ी सी चाशनी दे देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर वही आदमी रमेश चाचा के ठेले पर भी जाता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई, लगता है तुमको सच में मदद की जरूरत है। लो, तुम पेट भरने तक यहाँ जलेबी फाफड़ा खा सकते हो। नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे दीजिए। रमेश उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे देता है और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। रमेश चाचा की आज एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। दूसरी ओर आज प्रेम के ठेले पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसी तरह दिन ढल जाता है और आज भी रमेश बिना कुछ बेचे घर लौट आता है। हे ऊपर वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी एकमात्र उम्मीद थी 2 पैसे कमाने की और वह भी मिट रही है। क्या ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं? हे ऊपर वाले, कृपया मेरी मदद कीजिए। फिर अगले दिन वह अपना ठेला कारखाने के बाहर लगाता है, पर आज भी उनके जलेबी फाफड़ा बिकने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी।
तभी वहां अचानक पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से पुलिस वाले प्रेम के ठेले के पास जाते हैं। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि प्रेम अपनी चाशनी में कुछ केमिकल मिलाकर बेचता था, जिससे लोगों को उसकी जलेबी खाने का नशा हो गया था। साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ मिलावट नहीं की है। इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल के दिन जो तुम्हारे ठेले पर गरीब आदमी तुमसे जलेबी और चाशनी लेकर गया था, वो दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा आदमी ही था। कुछ दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि इस इलाके में लोग ठेले का खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए जांच करने के लिए सभी ठेले वालों से हमने सैंपल जमा किए, और इसलिए कल के दिन उसने तुम्हारी जलेबी नहीं खाई। इतना सुनकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो इतने दिन से यह मिलावटी जलेबी खिला रहा था। तभी मैं सोचूं कि मुझे बार बार इसके जलेबी खाने का मन क्यों कर रहा है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। वो किशन पता है, वो उस दिन से अस्पताल में भर्ती है। उसने आखिरी बार यहीं से जलेबी खाई थी। हमने इस इलाके में सभी ठेलों की जांच की है, पर यहाँ सिर्फ एक ही ठेला है जहां हमें कोई मिलावट नहीं मिली, और वो है रमेश चाचा का जलेबी फाफड़ा का ठेला। हाँ, सही कहा साहब। भाइयों, आज से हम जैसे सभी सिर्फ रमेश चाचा के यहाँ जलेबी फाफड़ा ही खाएंगे। वही असली मेहनत का स्वाद और शुद्धता है। तब से सभी लोग रमेश चाचा के ठेले पर जलेबी फाफड़ा खाने जाते हैं और पुलिस प्रेम को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और रमेश चाचा को विश्वास होता है कि आखिर में मेहनत और ईमानदारी की ही जीत होती है।